Students, yesterday we started our second chapter from trade to territory. The company establishes power. इसमें हमने आपको कल इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो था इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इसके बैकग्राउंड में हमें जाना है। क्या हालात थे इंडिया में अंग्रेजों के आने से पहले, हाउ डिड दे केम, वो कैसे आ गए एज ट्रेडर्स और कैसे वो रूलर्स बन गए। इसके लिए उन्होंने जो पाथ फॉलो की उसमें बैटल्स भी उन्होंने लड़ी, जिसमें खास तौर से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर की का जिक्र आता है। उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल, और कंपनी ने अपनी इस सल्तनत का जो वजूद डाला उसको फिर एक्सपेंशन कैसे दी, वसअत कैसे दी, उसके लिए जो पॉलिसीज अपनाई थी उसमें से हमने अच्छी तरह से पढ़ना है। सब्सिडरी अलायंस, क्लाइम टू पैरामाउंटेसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जिक्र आएगा इसमें। कल के वीडियो में हमें गलती से डेट यहाँ पे गलत हुआ था 1748, इंस्टेड इट इज 1848। तो उसके साथ साथ वार विद टीपू सुल्तान एंड मराठास, ये भी हमने कल आपको थोड़ा सा बताया था इसका इंट्रोडक्शन, और सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ कंक्लूजन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पहले पॉइंट पे इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे। इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में कौन सी डायनास्टी या किसकी हुकूमत चलती थी, तो इसके लिए हमें और भी जब बैक करना पड़ेगा, 7th क्लास के चैप्टर में जाना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है मुगल इंडिया, जो हमने पढ़ा वहां पे। और यही मुगल्स वर रूलिंग इन इंडिया। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे, एट दैट टाइम मुगल रूल वाज इन इंडिया। जो मुगल रूल है इसकी बुनियाद डाली थी बाबर ने 1526 में, और उसके बाद उसका बेटा हिमायून 10 साल तक हुकूमत करता है। उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी उसको इंडिया से आउट कर देता है। 15 साल के बाद फिर हिमायून वापस आता है। उसके बाद 1 साल के बाद वो मर जाता है। फिर उसका बेटा अकबर इस मुगल डायनास्टी की इस सल्तनत को कंसोलिडेट करता है। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसी की बुनियाद पे जो मुगल डायनास्टी है ये कायम रहती है हिंदुस्तान में। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनास्टी हु वाज कॉम्पिटेंट एनफ टू होल्ड दिस वास्ट टेरिटरीज ऑफ इंडिया वाज औरंगजेब। और औरंगजेब वो लास्ट हुक्मरान है जिसने पूरे हिंदुस्तान को, ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस मुगल डायनास्टी। ये औरंगजेब 1717 में जब औरंगजेब मर जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1717, जो मुगल गवर्नर्स थे या सूबेदार थे, जिनकी बिना पे सेंट्रलाइजेशन जो थी मुगल डायनास्टी की, जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, ये मुगल गवर्नर्स विद स्लोली एंड ग्रेजुअली दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपने रीजनल एम्पायर्स खड़ा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी उन्होंने एक आज़ादी डिक्लेयर कर दी कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल गवर्नर्स। तो इसमें हम देखते हैं कुछ रीजनल एम्पायर्स वजूद में आ गए। खासकर हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल एक अलग स्टेट का कायम हो गया जिसकी बुनियाद मुर्शिद कुली खान ने डाली थी। उसके साथ साथ हैदराबाद की बात करेंगे, इसकी बुनियाद निजामुल मुल्क आसिफ जाह जिसको बोलते थे। उसके बाद अवध की बात करेंगे, ये भी मुगल डायनास्टी का स्टेट हुआ करता था, और इसको सादत खान ने मुगल डायनास्टी से अलग किया। तो इसका कहने की बात क्या है कि ये जो रीजनल एम्पायर्स खड़ा हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुगल डायनास्टी थी इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। इसका जवाल, इसका टूट जाना अब स्टार्ट हो गया था। तो क्यों टूट जाना स्टार्ट हो गया था? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी रूलर्स थे दे वर कॉम्पिटेंट एनफ, वो उनमें क्षमता थी पूरे हिंदुस्तान पे, पूरी पेरिफेरल एरियाज पे जितने भी इसकी एरिया से जियोग्राफिकल टेरिटोरीज थी, उन सब पे ये गहरी निगाह रखते थे, अपने सूबेदार्स को अपने कंट्रोल में रखते थे। उनके स्टेट से जो रेवेन्यू आता था उसको पूरी तरह से उनके पास सरप्लस नहीं छोड़ते थे।
जिस सरप्लस को वो यूटिलाइज करके अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइज करते। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो जो उसके सक्सेसर्स वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, दे वर नॉट पावरफुल एनफ। उनमें वो क्या कहते हैं उसको, उनमें पॉलिटिकल क्वालिटीज ऐसी नहीं थी कि वो पूरे हिंदुस्तान को, इन गवर्नर्स को अपने कंट्रोल में रखते। तो इससे क्या हुआ, मुगल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई। तो बिकॉज नन ऑफ द सक्सेसर्स वर इन ए पोजीशन टू कंट्रोल ओवर द वास्ट टेरिटोरीज ऑफ मुगल एम्पायर, जो जिसको औरंगजेब ने पूरे साउथ इंडिया में भी इस डायनास्टी को, इस हुकूमत को फैलाया था और इस सारे एम्पायर पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर वाज वैक्यूम ऑफ पावर इन इंडिया। जब भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, बंगाल अलग स्टेट हो जाता है, हैदराबाद अलग स्टेट हो जाता है, अवध अलग स्टेट हो जाता है और भी कुछ स्टेट्स अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मुगल एम्पायर जो थी, जो दिल्ली की जो सल्तनत थी, जो दिल्ली एज ए कैपिटल फंक्शन कर रही थी, अब ये स्टेट जो है ये टूट जाना शुरू हो गया था। अब ऐसा कोई रूलर नहीं था मुगल डायनास्टी में जो इस पूरे इंडिया को अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में रखता है। सेंट्रलाइजेशन अब नहीं रह गई, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई मुगल एम्पायर। तो इससे क्या हुआ, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, ये वैक्यूम ऑफ पावर केम इन इंडिया। इसको वैक्यूम को हम कैसे समझेंगे कि खाली जगह रह गई, जो सेंट्रल पावर जो है, ये सेंट्रल अथॉरिटी है, उसकी यानी गदी जो थी, जो किंग ऐसा बादशाह जो पूरे इस सल्तनत को अपने कब्जे में रखता, अपने कंट्रोल में रखता, उस वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इस वैक्यूम को अब भरना जरूरी है। ये खाली जगह तो खाली नहीं रहेगी, कोई तो आना है जो इसको फिलअप करेगा। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए फॉरेन पावर्स आ रहे थे, वहां से यूरोपियन कंपनीज दे वर कमिंग इन इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस। इसमें खासकर हम बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, और फाइनली हम इस बात पे पहुंचते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी became successful in gaining political control over India। और इसके पीछे क्या रिजल्ट्स है, इसको हम इंशाल्लाह कल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। Hope you may have understood।